तार साहब, इस वक्त पाकिस्तान के नेबरहुड में एक बहुत बड़ा ग्लोबल इवेंट हो रहा है G20, जिसमें भारत जो है वो अपनी ग्लोबल साउथ की लीडरशिप जो है उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने G20 के अंदर अफ्रीकन यूनियन जो है उसके हवाले से उनको कहा है कि उनको मेंबरशिप ग्रांट की जा रही है। मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। Big announcement there by Prime Minister Narendra Modi as the African Union formally enters the G20 as a permanent member. कि इवन अफ्रीका G20 का मेंबर बन रहा है। इवन इंडिया इज गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू द एंटायर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट देन इट्स ओन नेबरहुड। हम कहां पे हैं? एटमी ताकत होने के बावजूद अगर बांग्लादेश वहां जा सकता है, बांग्लादेश एटमी ताकत नहीं है, बांग्लादेश जा सकता है, तो हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी है कि यार उन्होंने हमको नहीं बुलाया। मैं सुन रहा था तो उन्होंने कहा था कि माजी के अंदर हम कर्जों को वापस देने के लिए कर्जे लेते थे, अब हम कर्जों के सूद लेने के लिए कर्जे लेते हैं। अगर इमरान खान होता है ये G20 क्या, G20, J13, J14 ये सारे इजलास इधर ही होने थे। लेकिन पाकिस्तान तो G20 का मेंबर ही नहीं है। आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज की पावर पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान आइसोलेट होकर रह गया है। मोदी साहब को गुरु कहना चाहिए। मोदी जी को गुरु कहना बनता है। आकाश देखो, जमीन देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, हर जगह भारत माता की जय है। आपने 10,000 फीट की ऊंचाई पर G20 के एक खूबसूरत मंजर को तो देखा, पर उसको सही से अगर आप पढ़े तो उसमें नीचे भारत माता की जय भी लिखा हुआ है, उसको सही से देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आगाज हो चुका है। दुनिया की कई महाशक्तियां इस वक्त भारत में मौजूद है। वही इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक के पहले सत्र के दौरान बड़ी घोषणा की है, जिसके चलते अब से G20 को G21 कहा जाएगा। दरअसल अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता मिल गई है, जिसमें 55 देश शामिल है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। विश्वास है कि इसमें आप सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले अफ्रीकन यूनियन को सदस्य के रूप में आमंत्रित करता हूँ। भारत ने खुद को ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर स्थापित किया है। वही G20 का स्थायी सदस्य बनने पर अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष अजाली ओसोमानी ने अपना स्थान ग्रहण किया। अफ्रीकन यूनियन को G20 की सदस्यता दिलवाना भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसके जरिए न सिर्फ भारत को अफ्रीकी देशों में आगे बढ़ने का मौका मिलता है, बल्कि इससे अफ्रीकी देशों के बीच भारत का भरोसा भी बढ़ता है। भारत लगातार ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की बात करता है और अफ्रीकी यूनियन को सदस्यता दिलाकर भारत आज सच्चे मायनों में ग्लोबल साउथ का लीडर बन गया है। अब भारत को ग्लोबल साउथ का लीडर बनता देख चीन और पाकिस्तान को मिर्ची लगी है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। तार साहब, इस वक्त पाकिस्तान के नेबरहुड में एक बहुत बड़ा ग्लोबल इवेंट हो रहा है G20, जिसमें भारत जो है वो अपनी ग्लोबल साउथ की लीडरशिप जो है उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने G20 के अंदर अफ्रीकन यूनियन जो है उसके हवाले से उनको कहा है कि उनको मेंबरशिप ग्रांट की जा रही है। जबकि तार साहब, हमें तो जारी बात है हम उस क्लब का हिस्सा नहीं है। तार साहब, इंडिया में वो मोदी साहब को तो गुरु दुनिया कहना शुरू हो गई है। वो मैं जैसे शुरू में कहा, उन्होंने कहा जी G20, अब अफ्रीका को ये बावर करा दिया इंडिया ने कि आपको दुनिया के बड़े फोरम में हम लेके आए हैं। तार साहब, ये जो चीज है, और आपने वो देखा होगा जैक सेल्वन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उसने कहा कि चाइना स्पॉइलर है। ये बहुत बड़ा इवेंट कल से शुरू हो गया। प्रेसिडेंट बाइडेन भी पहुंच रहे हैं, 4 दिन वहां पे स्टे कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? मोदी साहब को गुरु कहना चाहिए? उनकी इतना पोर्टफोलियो है बड़ा। कई लोगों ने इस पर तनकीद भी की है, लेकिन कई लोग समझते हैं कि ग्लोबल साउथ के लिए वो गुरु के तौर पे सामने आ रहे हैं। बहुत सारे वो जो 250-70 मिलियन लोग हैं जिनको इंडिया में पॉवर्टी से निकाला गया है, उनके लिए वो गुरु हैं। और सुनने में ये भी आया तारड़ साहब के $120 मिलियन नरेंद्र मोदी साहब की कैंपेन पे लग रहा है, इलेक्शन कैंपेन पे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडिया की जो एक फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी थे, उन्होंने ये चीज रिलीज की है कि 2024 की री इलेक्शन कैंपेन में $121 मिलियन विच इज 10 बिलियन रुपीस लगाए जा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? मोदी साहब इसको एज ए लॉन्चिंग पैड यूज भी कर रहे हैं 2024 के इलेक्शन के लिए भी। चीमा साहब, मैं मोदी साहब को गुरु का स्टेटस, उनको गुरु उनका ये लकब उनको इसके हक में देना चाहिए।
उन्होंने जिस पॉइंट पे इंडिया को ले जा चुके हैं नेशनलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, आज तक माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। डॉक्टर मनमोहन सिंह, अब मैं उनसे भी बड़ा इंप्रेस था, लेकिन वो भी इस लेवल पर नहीं ले जा सके। ही वाज एन इकोनॉमिस्ट, वेरी फेयर पर्सन, वेरी फेयर पर्सन। मिसालें दी जा सकती हैं, मैं खुद तो नहीं मिला, लेकिन मेरे दोस्त मिले, मैं बाहर बैठा हुआ था कहीं, लेकिन मैंने जब उनके कैरेक्टर में भी चीजें देखी, रिमार्केबल कैरेक्टर। लेकिन मोदी जो मैं देखिए, सबसे बड़ी बात, आपको पसंद, हमारे देखने वाले पाकिस्तानी भाइयों को ये बात अच्छी ना लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, हिंदुस्तान के लिए मोदी जी इज ए गुरु, और आपको भी मॉडल, आई विश कि आपको भी उस तरह का कोई मॉडल मिले जो आपको नेशनलिज्म के लिए आपको उभार सके, नेशनलिज्म आपको एज ए कौम वो बताए कि आगे तरक्की किस तरह करें, जाना किस तरह। अब उसमें मैं एक और बात बताना चाहूंगा आपको, जो मैं क्वाइट इंप्रेसिव, आजकल जो वॉशिंगटन डीसी में मुख्तलिफ तनाज़ुर से जो बातें हो रही हैं, जिसके बारे में कई आर्टिकल भी लिखे जा चुके हैं कि अमेरिका और भारत की जो पार्टनरशिप है, आइदर उसमें भारत जो है वो डिलीवर कर पाएगा अमेरिका की एक्सपेक्टेशंस, और उसमें वो बड़ी खूबसूरती से बैलेंस उन्होंने किया हर चीज को, ये भी रिमार्केबल। चाहे उसका क्रेडिट मोदी साहब को दें, डॉक्टर जयशंकर को दें, अमेरिका के साथ पार्टनरशिप के बावजूद रशिया से तेल लिया उन्होंने, उससे पैसा बनाया, अपनी इकोनॉमी इन्फ्लेशन को लिड में रखा, कंट्रोल में रखा। उसके बाद चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं गए वो, हालांकि अमेरिका चाहता था कि कॉन्फ्लिक्ट में जाए चाइना के साथ, वो नहीं गए। आज भी ट्रेड उनका उसी लेवल पर, बल्कि आगे जा चुका उनका ट्रेड। लद्दाख में वो इंटरेस्टेड थे कि अमेरिका इंटरेस्टेड था कि चाइना जो है वो भारत के साथ कन्फ्रंटेशन करे वहां पे। इन्होंने एक्सरसाइज भी किया मालिया में, लेकिन कन्फ्रंटेशन में नहीं गया वो, बल्कि किसी एग्रीमेंट पर जा रहे हैं अपने टेरिटरी में, उसमें चाइना के साथ। So how they are managing, how they are maneuvering everything on a foreign policy basis पे। अमेरिका के साथ अब यहाँ से जो हमारे जो बाइडेन साहब जा रहे हैं, अगर बच गए कोरोना से, क्योंकि उनकी वाइफ को कोरोना है, वैसे भी बुजुर्ग आदमी है, उनके लिए इतनी लंबी फ्लाइट तो पता नहीं क्या करेंगे, कश्ती पे जाएंगे या जहाज पे जाएंगे, पता नहीं किस तरह जाएंगे। लेकिन जो पैकेजेस लेकर जा रहे हैं, अगर आप देखें, आप जो पैकेजेस लेकर जा रहे हैं भारत के लिए, वो आज तक मेरे ख्याल में माजी में किसी प्रेसिडेंट ने नहीं दिए होंगे। तो इस हालात में अगर देखा जाए तो फिर मोदी जी को गुरु कहना बनता है, इसमें कोई शक नहीं। मैं हमेशा ये कहता, मैं बड़ा क्रिटिक रहा हूं मोदी जी का क्रिटिक मैं रहा हूं, कि बल्कि मैं आपको पता है चीमा साहब, मैं आधा दिन भारत में होता हूं, आधा दिन पाकिस्तान में होता हूं, डेली बेसिस पे। अब जब हम जब क्रिटिसाइज करते हैं, जो मैं भारत की इकोनॉमी को जब क्रिटिसाइज कई दफा मैंने आर्टिकल, ये मेरी नहीं है, दिस इज नॉट माय सेइंग, दीस आर प्रूवेबल थ्रू द आर्टिकल्स। वो कहते हैं कि भारत की जो वेल्थ है वो ट्रिकल डाउन नहीं कर रही है, सिर्फ चंद लोगों के हाथ में है दौलत जो है इंडिया की। और उसके बाद एक एलिगेशन खासकर जो मोदी साहब पे लगाया जाता है कि जिन बिजनेसमैनों को, जो अडानी और दूसरे जो सारे गुजराती हैं, दूसरा कहते हैं सिविल सर्वेंट भी अपने आसपास जो रखते हैं सारे गुजराती होते हैं, और गुजरात को प्रमोट करते हैं, किसी और स्टेट को प्रमोट, ये एलिगेशन है उनके ऊपर। और कई चीजों के ऊपर वो ही इज नॉट आउटस्पोकन, ही टेक्स हिज टाइम टू एड्रेस सम सिचुएशन। जिस तरह के मणिपुर की मिसाल थी, बड़ा अरसा वो खामोश रहे, उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दी, उन्हें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके बुलवाना पड़ा उनको। इस तरह की कई चीजें, इसके प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, इसकी अच्छाई भी है, इसकी बुराई भी है। लेकिन मैं समझता हूं कि मोदी जी, अच्छा, फिर उनके ऊपर एक सबसे बड़ी एलिगेशन लगाई जाती है वेस्ट की तरफ से, अथॉरिटेरियनिज्म, कि किस तरीके से मीडिया उनके कंट्रोल में, जुडिशरी उनके कंट्रोल में, हर चीज उनके कंट्रोल में, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। फिर उसके बाद कई स्टेटों के इलेक्शन मैंने देखे हैं, महाराष्ट्र, मुंबई के, किस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग, यहाँ पे एक इंप्रेशन दिया जाता है कि शायद वो लोगों को कुछ को डरा के ले लेते हैं, कुछ को पैसे दे लेते हैं, किस तरीके से मैनिपुलेशन, ये भी एक एलिगेशन उन पे है अथॉरिटेरियनिज्म की भी। लेकिन जिस तरह भी है, लेकिन ही हैज टेकन इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल, इसमें कोई शक नहीं, उसको क्रेडिट देना होगा। अब कोई और भी करके देखे, मैं कहता हूं, देखे ना, उसमें अल्टीमेटली बेनिफिशियरी इज भारत, इंडिया, इट्स अल्टीमेटली इट्स ओपन सोसाइटी। लेकिन ये कि पाकिस्तान में भी इस तरह के सारे हालात है, लेकिन पाकिस्तान बेनिफिशियरी नहीं रहा। पाकिस्तान में जो भी लूटने वाला आया, बेनिफिशियरी लंदन रहा है उसमें, क्योंकि पैसा सारा यहाँ से करप्शन से लंदन जा रहा है, ये दुबई जा रहा है। दुख वाली बात, कर्जे भी आते हैं तो फौरन वहां पहुंच जाते हैं। तो कोई हमारे पास भी ऐसा लीडर है, चाहे अथॉरिटेरियन, मैं कहता हूं चाहे मार्शल लॉ के जरिए आ जाए, चाहे डिक्टेटर हो, बेनिफिशियरी पाकिस्तान हो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।